जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में दोस्तों हम लोग की जो सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस की, आज दोस्तों उसी का जो है लेसन नंबर 6 जिसका नाम है ऊतक, आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। और जो भी बच्चे इसके पहले का जो लेक्चर हैं उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनको वहाँ से जाकर देख लीजिए। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, जो ये पीडीएफ है ये एनसीईआरटी से बनाई हुई पीडीएफ है। और आज जो है जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो चाहे बीपीएससी का हो, सारे जो एग्ज़ाम हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सेशन में मज़ा आने वाला है और जो है ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ऊतक। क्या है इसका नाम है दोस्तों? ऊतक। जो ऊतक होते हैं तो ऊतक किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे कि एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के जो समूह होता है उसको ऊतक कहते हैं। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो एक ही प्रकार की संरचना होती है और जो इसका कार्य होता है, कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाओं के उस समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें फिर बताया गया है कि एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें जो है जितने भी मौलिक कार्य होते हैं वो एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन किया जाता है। जो अमीबा होता है दोस्तों, वो अमीबा कैसा जीव है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो इसके जो अमीबा होता है दोस्तों, तो उसमें जो है एक ही कोशिका के द्वारा गति की जाती है, पोषण भी किया जाता है, श्वसन और उत्सर्जन जो है एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसमें लाखों कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। लेकिन इसमें जो ये बताया गया है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसमें जो है कोशिकाएं लाखों कोशिकाएं होती हैं और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें एक कोशिका होती है। ठीक है, इन जो जीवों में क्या होता है, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, मतलब अलग अलग कार्यों के लिए जो है अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ से ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। दोस्तों जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें जो है श्रम विभाजन होता है, तो आप लोग यहाँ से ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मनुष्य में देखिए क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं, जो मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं, इसके संकुचन एवं प्रसार से शरीर में गति होती है। दोस्तों जो मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं इसके संकुचन मतलब सिकुड़ना या फैलना जो होता है उसी को संकुचन कहते हैं। तो इसके संकुचन एवं प्रसार से क्या होता है, शरीर में गति होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के अन्य भागों तक लाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क से जो है संदेशों को शरीर के अन्य भागों तक लाता है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर बताएंगे तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रक्त कोशिकाएं। जो रक्त कोशिकाएं होती हैं यह जो है ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती हैं। दोस्तों जो रक्त कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार कि जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है ये कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो आप लोग बताएंगे रक्त कोशिकाएं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे है पौधों में। अभी हम लोगों ने देखा मनुष्यों में, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं पौधों में। दोस्तों पौधों में जो क्या होता है कि संवहन ऊतक भोजन एवं जल का चालन पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पौधों में जो है भोजन और जल का जो चालन है वो कौन से ऊतक करते हैं, तो आप लोग वहां बताएंगे संवहन ऊतक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पादपों में ऊतकों के प्रकार।
दोस्तों जो पादप यानी जो पौधे होते हैं, इनमें जो ऊतकों के प्रकार होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोस्तों ये बताया गया है, ये देखिए जो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये जो इसमें बताया गया है कि इसके जो पादप जो प्रकार हैं, ये देखिए जो है ये इसका डायग्राम बना हुआ है। इसमें जो ये चीज़ है यहाँ पर शीर्ष पे इसके जो है एपिकल में पाया जाता है, एपिकल मेस्मेटिक यानी कि एपिकल टिश्यूज पाया जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है इंटरक्लेविजी जो है मेट्रिज्म पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, लेटरल मेस्मेटिक पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि पादपों में जो ऊतक के प्रकार हैं, यहाँ से देख लेते हैं। इसके बाद है दोस्तों पहला है यहाँ पर विभज्योतक। क्या है दोस्तों, पहला है यहाँ पर, इसका नाम है विभज्योतक। ठीक है, दोस्तों जो जो विभज्योतक होता है, ये पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होता है। ठीक है, ये जो है ऊतक पौधों में वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं तथा प्रकार के ऊतक जो है, इस प्रकार के ऊतक को विभज्योतक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ये समझ गए होंगे दोस्तों कि जो विभज्योतक होते हैं, ये जो है पौधे की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होता है और ये ऊतक जो है पौधों के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं और इस प्रकार के ऊतक को विभज्योतक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इसका वर्गीकरण दिया गया है। इसका जो पॉइंट है यहाँ से याद रखेंगे, इसके जो विभज्योतक है इसको जो विभाजित किया गया है, पहला है इसमें शीर्षस्थ विभज्योतक। क्या है, पहला है इसमें शीर्षस्थ विभज्योतक। ये क्या होता है, तो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है जो ये पौधों की जड़ एवं तनों के वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहता है तथा यह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ये ऊतक होता है ये क्या करता है, तो पौधों की जड़ एवं तनों के वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहता है तथा यह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। कौन सा ऊतक, इसका नाम है शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है पार्श्व विभज्योतक। इसमें क्या है दोस्तों, तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होता है। ठीक है, तो इसके जो जो इसमें जो तना होता है, तने की परिधि यानी जो उसका व्यास होता है और जो या मूल में जो है वृद्धि किसके द्वारा होता है, तो जो है ये पार्श्व विभज्योतक के द्वारा होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्विष्ट विभज्योतक। यह क्या काम करता है, तो यह पत्तियों या टहनी के आधार में उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है, तो यह जो है पत्तियों या टहनी का जो आधार होता है वहां पर जो है ये उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है विभज्योतक के जो है गुण। ये क्या है, इस ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। अगला पॉइंट है उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे कि जो विभज्योतक होता है इसमें क्या होता है, तो इनके पास जो है बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका भित्त होती है और स्पष्ट केंद्रक भी इनमें होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है अगला है उनके पास जो है राजधानियां नहीं होती हैं। क्या जो है, इनके पास जो है राजधानियां नहीं होती हैं। किसके पास, विभज्योतक के पास। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है स्थायी ऊतक। जो स्थायी ऊतक होता है दोस्तों, विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर के भिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ आप लोग जो है ये चीज याद रखेंगे कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं जो विभेदित होकर के विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं। मतलब जो विभज्योतक है इनका विभाजन होता रहता है और एक लास्ट में जो है एक ऐसी स्थिति आती है
कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये जो है विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते, ऐसी जो कोशिकाएं हैं इनको स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ऊतक को स्थायी ऊतक कहते हैं। आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है अगला जो पॉइंट है इसमें दिया गया है विभेदीकरण। क्या है? विभेदीकरण। ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। स्थायी ऊतक के प्रकार क्या हैं ये भी देख लेते हैं दोस्तों। एक है सरल स्थायी ऊतक के प्रकार, यहां से देख लेते हैं। तो पहला जो है इसका नाम है पैरेन्काइमा। क्या है? पैरेन्काइमा जो है वे सरल स्थायी ऊतक जिसके जो कोशिकाओं की कुछ परतें आधारी पैकिंग का निर्माण करती हैं, और इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें कहते हैं पैरेन्काइमा ऊतक। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो पैरेन्काइमा ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं। तो कुछ परतें जो हैं आधारी पैकिंग का निर्माण करती हैं और इन्हें जो है पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। ठीक है, जो पैरेन्काइमा ऊतक के प्रकार हैं इनको देख लेते हैं। तो पहला जो है दोस्तों, पहला है क्लोरेन्काइमा। ठीक है दोस्तों, जो पैरेन्काइमा है इसके प्रकार हैं कौन कौन से? तो क्लोरेन्काइमा और दूसरा है एरेन्काइमा। जो क्लोरेन्काइमा होता है ये कुछ पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन सा ऊतक है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप लोग जो है इसको यहाँ से बता देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ बता देंगे क्लोरेन्काइमा। दोस्तों जो क्लोरेन्काइमा होता है इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और ये जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करती है, ऐसे पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि एरेन्काइमा। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं जो पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन प्रदान करती हैं, और इस प्रकार के जो पैरेन्काइमा है इसको जो है दोस्तों एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो जलीय पौधे होते हैं उनमें से कौन सा ऊतक पाया जाता है जो उनको तैरने में मदद करता है। तो आप लोग बताएंगे एरेन्काइमा। ठीक है दोस्तों, जो एरेन्काइमा ऊतक होते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इनके मध्य में हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं जो पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन जो बल होता है प्रदान करती हैं, और इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों है इसके गुण क्या है इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें बताया गया है कि यह जो है पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है और ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये इसके जो है गुण हैं। इसके बाद दोस्तों आगे है, इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। अगला पॉइंट है यह ऊतक भोजन का भंडारण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जड़ एवं तनों की पैरेन्काइमा पोषक तत्व और जल का भी भंडारण करती है। तो आप लोग यहाँ से ये पॉइंट हैं, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए कि कौन सा ऊतक है जिसमें जो है भोजन का भंडारण किया जाता है, तो उसका आप लोग बताएंगे पैरेन्काइमा। पहला पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सा ऊतक है जिसके कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे पैरेन्काइमा। तो ये सारे जो पॉइंट हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो दोस्तों इनको आप लोग याद रखना। ठीक है, इसके बाद है यह एक अन्य प्रकार की सरल स्थायी ऊतक है। क्या? अगला जो ऊतक था जिसका नाम था क्लोरेन्काइमा। दोस्तों जो क्लोरेन्काइमा है इसका जो ऊतक है जो है ये क्या है? तो यह एक प्रकार की सरल स्थायी ऊतक जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि पत्ती एवं तने में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और ऐसे ऊतक को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, इसके दोस्तों जो गुण हैं इनको देख लेते हैं। यह पौधों के पत्तियों एवं तनों में लचीलापन लाता है। पहला पॉइंट।
इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। कौन सा? कोलेनकाइमा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। दोस्तों जो ऊतक है, ये ऊतक जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। अक्सर जो है एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसलिए जो है इस जो चैप्टर को अच्छे से आप सभी लोग पढ़ना, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हमने बता दिए हैं, आप लोग उनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट दोस्तों है अगला पॉइंट, इसमें दिया गया था कि कोशिकाओं के बीच कम स्थान होता है, तो आप लोग यहाँ पे ये भी याद रख लेना। दोस्तों जो पैरेन्काइमा है उनके कोशिकाओं के बीच अधिक स्थान होता था, और जो कोलेनकाइमा है दोस्तों इसके जो कोशिकाएं होती हैं इनके बीच में कम स्थान होता है। इसके बाद अगला जो है ऊतक है, इसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होता है, यह एक अन्य प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इस प्रकार के सरल स्थायी ऊतक को स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है उससे क्या कहते हैं, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि उसको जो है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया गया है नारियल के खोल। दोस्तों जो नारियल के खोल होते हैं उसमें से जो है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो इनके जो कोशिकाएं होती हैं ये जो है बहुत ही पौधे को कठोर एवं मजबूती प्रदान करती हैं, ठीक है। ये ऊतक तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होते हैं। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद है अगला दोस्तों है, इसके गुण देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण हैं। तो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है दोस्तों, इसमें जो है पहला पॉइंट है कि इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि किस ऊतक के कोशिकाएं मृत होती हैं। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। इसके बाद अगला है, इस ऊतक की जो कोशिका भित्त होती है लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग यहाँ से इसको भी याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है, और यह जो है पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करती हैं। हमने आपको बताया कि जो पौधों के भाग होते हैं इनमें जो है कठोरता और मजबूती इनको प्रदान करती हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए, इसके डायग्राम है, आप लोग इनको भी देख लेना, ठीक है। ये सारे जो है ये इसके डायग्राम दिए हुए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है, इनको देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जो पैरेन्काइमा, जो क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच अंतर क्या है। आइए यहाँ से देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ तो लिया है ऊपर, लेकिन जो है इसमें जो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि जो पैरेन्काइमा होते हैं, जो कोलेनकाइमा होता है और जो स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक हैं, इनके बीच जो है अंतर क्या है, तो आप लोग यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो पैरेन्काइमा होता है ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, इसमें पहला पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। और जो कोलेनकाइमा होता है इसकी जीवित, ये भी जो है जिसमें भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होता है दोस्तों इसमें जो है ये इसकी जो कोशिकाएं होती हैं मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इसमें जो ये भिन्नता है आप लोग यहाँ से समझ में आ जाएगा कि किस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं मृत होती हैं, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, जो पैरेन्काइमा दोस्तों ऊतक होता है इसमें क्या है, इसकी जो कोशिका भित्त होती है पतली होती है, ठीक है। जो कोलेनकाइमा होता है इसका कोशिका भित्त मोटी होती है। दोस्तों जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इसकी कोशिका भित्त भी मोटी होती है। तो आप लोग को यहाँ से क्या पॉइंट याद रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से बताइए कि कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिका भित्त पतली होती है, तो आप लोग यहाँ बताएंगे पैरेन्काइमा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है, जो पैरेन्काइमा ऊतक है इनकी कोशिकाओं के बीच काफी रिक्त स्थान होता है, ठीक है। इसके बाद जो है इनकी जो आंतरिक कोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है और इसमें जो है अंतरकोशीय अवकाश उपस्थित होता है।
तो आप लोग जो है यहाँ से ये भी याद रखेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि यह ऊतक भोजन का भंडारण करता है और पौधे को सहायता प्रदान करता है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और यह पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों जो पॉइंट है इसमें यह है, इसमें बताया गया है दोस्तों जटिल स्थायी ऊतक। क्या है? अगला दोस्तों जो पॉइंट है जिसका नाम है जटिल स्थायी ऊतक। इसमें कहा गया है कि जटिल जो ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर के एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, जो जाइलम और फ्लोएम है ये जो है जटिल स्थायी ऊतक है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि जटिल स्थायी ऊतक कौन कौन से हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो हैं ये क्या हैं? ये जटिल स्थायी ऊतक हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है, इसमें बताया गया है जाइलम। दोस्तों जो जाइलम है, जाइलम एक संवहन ऊतक है। कैसा ऊतक है दोस्तों? जो जाइलम है वो एक संवहनी ऊतक है। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि जाइलम जो है एक संवहनी ऊतक है। इसके बाद जो है जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण भी करता है और पौधों को लिग्निन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। अब दोस्तों जाइलम के जो कार्य हैं, तो जाइलम के जो कार्य हैं यहाँ से देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो जाइलम जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त खनिज और जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि कौन सा ऊतक है जो जल को जो है खनिज और जल को जो है पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, तो आप लोग आंसर बताएंगे जाइलम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, इसमें क्या है, अगला है कि यह पौधे को जो है सहायता देने के साथ साथ भंडारण और जड़ों से पोषण तत्व और जल को लंबी दूरी तक पौधे के अन्य भागों तक भी ये पहुंचाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जाइलम पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, जाइलम के जो घटक हैं, इसके मुख्य 4 घटक हैं, कौन कौन से हैं? पहला है ट्रैकिड्स। इसकी संरचना नलिकाकार होती है और इसके जो द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है ये मृत होती हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला जो है दोस्तों, अगला है वाहिका। क्या है? वाहिका। इसकी भी संरचना नलिकाकार होती है और इसके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ये भी मृत होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? ये भी मृत होती हैं। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। दोस्तों जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है यह भोजन का संग्रहण करता है और यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जाइलम फाइबर। मुख्यतः पौधों को सहारा देने का कार्य करता है। क्या दोस्तों जो जाइलम फाइबर होता है ये क्या करता है? यह जो है पौधों को सहारा देने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है ये पौधे भी एक संवहन ऊतक है। ये क्या है? फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है और यह संवहन बंडल का निर्माण करता है। क्या करता है ये जो है दोस्तों संवहन बंडल का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है जो फ्लोएम दोस्तों है, फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं यहाँ से। इसमें क्या कहा गया है कि फ्लोएम के कार्य क्या है, यहाँ से ये देख लेते हैं। दोस्तों फ्लोएम पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भोजन होता है दोस्तों, तो भोजन का जो परिवहन है वो कौन सा ऊतक करता है? तो आप लोग बताएंगे फ्लोएम। जो फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है जो बना भोजन होता है उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है फ्लोएम द्वारा पदार्थों की कोशिकाओं में जो है दोनों दिशाओं में गति होती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्लोएम का कोई यांत्रिक कार्य नहीं होता है। दोस्तों आप लोग यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे, जो फ्लोएम होता है इसमें जो है कोई यांत्रिक कार्य नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है
ये क्या है, फ्लोएम के घटक। दोस्तों जो फ्लोएम के घटक है इसमें भी देख लेते हैं। आप लोगों ने पहले इसके बाद देखा था जाइलम के घटक, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर फ्लोएम के घटक। दोस्तों जो फ्लोएम के घटक होते हैं इसमें क्या है, पहला है चलनी नलिका, दूसरा है साथी कोशिकाएं, और तीसरा है फ्लोएम रेसे, और चौथा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। दोस्तों जो ये 4 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग यहाँ से इनको याद रखना अच्छे से, ठीक है। जो चलनी नलिका होती है, चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है और ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। पहला पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। जो साथी कोशिकाएं होती हैं दोस्तों ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम रेसे ये क्या होते हैं, तो ये मृत कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों जो साथी कोशिकाएं होती हैं जीवित कोशिकाएं होती हैं, जो फ्लोएम रेसे होते हैं ये मृत कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा दोस्तों ये क्या करता है, तो ये जो है ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम रेसे और पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बताइए कि फ्लोएम के घटक कौन कौन, इनमें से कौन सा नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से एक नहीं दिया होगा। तो आप लोग जो है इसको पहचान पाएंगे कि अगर आपको पता हो तभी आप इनको पहचान पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है, आइए यहाँ से देख लेते हैं। एक ही पॉइंट में आप लोग देख लेंगे, ठीक है। क्या इसमें कहा गया है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है यहाँ से देख लेते हैं। दोस्तों जाइलम जो होते हैं, फ्लोएम ये सब क्या है। दोस्तों जाइलम है यह क्या है कि यह जल और खनिज का परिवहन करता है, ठीक है। जो फ्लोएम है यह शर्करा और एमिनो अम्ल का परिवहन करता है। जाइलम होता है जो ये पौधे को सहारा प्रदान करता है, और ये जो फ्लोएम है दोस्तों ये पौधे को सहारा प्रदान नहीं करता है। जाइलम यह पदार्थों को एक ही दिशा यानी ऊपर की ओर गति करता है, और जो फ्लोएम है यह पदार्थों को दोनों दिशा यानी ऊपर और नीचे गति करता है। तो आप लोग दोस्तों जो ये पॉइंट है ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है ये क्या काम करता है, तो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है समानतः या कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, ठीक है। इसका दोस्तों जो एपिडर्मिस है इसके गुण क्या क्या हैं यहाँ से ये भी देख लेते हैं। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है क्योंकि पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे है अगला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है कि एपिडर्मल कोशिकाओं जो कोशिका होती हैं पौधे की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसे जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं तथा जल की हानि कम करके जो है पादपों की रक्षा करती हैं, और यह यांत्रिक आधार 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 तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है यांत्रिक आधार, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्या इसमें बताया गया है कि जड़ों में एपिडर्मिस का कार्य क्या है, तो आप लोग यहाँ से देख लेना। दोस्तों जो एपिडर्मिस होता है इसका कार्य क्या है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो डर्मिस कोशिकाएं होती हैं एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं इनका कार्य क्या है। तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ से कि जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों, ये कोशिकाएं होती हैं ये पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्धन होते हैं जिनसे जो है जड़ों की कुल अवशोषण सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है मरुस्थलीय पौधों में जो एपिडर्मिस की भूमिका क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। दोस्तों जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इनकी बाहरी सतह जो वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन नामक जो है रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। पहला पॉइंट याद रखना यहाँ से कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है, जो बाहरी सतह होती है इसमें जो है सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन नामक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है जो जल अवशोषण का कार्य करता है, और मरुस्थलीय पौधों को जल की अधिक आवश्यकता होती है। यह रासायनिक पदार्थ बाहरी परत से जल के ह्रास को रोकता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट जो है इसमें बताया गया है, ये पॉइंट क्या कह रहा है, क्यूटीन। आप लोगों ने जो उसके पहले जो हेडिंग देखी उसमें क्यूटीन का जो नाम सुना होगा, तो अब आपको पता नहीं है क्यूटीन क्या होता है, तो आइए यहाँ देख लेते हैं। क्यूटीन दोस्तों क्या होता है कि यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोधक का गुण होता है और यह मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में होता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या है, सुबेरिन। सुबेरिन क्या है, तो सुबेरिन एक रासायनिक पदार्थ है जो वृक्ष के बाहरी सुरक्षात्मक परत या वृक्षों के छालों में पाया जाता है और यह जो है इन छालों को जल और वायु के लिए अभेद बनाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है रंध्र या स्टोमेटा। दोस्तों जो स्टोमेटा होता है ये क्या कार्य करता है, तो पत्तियों की सतह पर छिद्र पाए जाते हैं। आप लोगों ने पत्ती देखी होगी, जैसे पत्ती है तो इसकी जो सतह होती है दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें जो है छिद्र पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो इसमें छिद्र पाए जाते हैं, जो सतह है यहाँ पे इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें जो छिद्र होते हैं दोस्तों इन्हीं को क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से डायग्राम देख लीजिए। जो ये क्या है, ये जो है स्टोमेटा है। यहाँ पे जो इनको जो छिद्र है इनको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है स्टोमेटा के कार्य क्या है। दोस्तों जो स्टोमेटा कार्य हैं इनको देख लेते हैं, इनके कार्य क्या हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों में बताया गया है कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, तो आप लोग यहाँ से बता पाएंगे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है स्टोमेटा के द्वारा होती है। ठीक है, इसके बाद है गैसों का आदान प्रदान भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। तो आप लोग यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे कि जो गैसों का आदान प्रदान है वो भी जो है किसके द्वारा होता है, तो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। इसके बाद दोस्तों अगला है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो जंतु कोशिकाओं से बने ऊतकों के समूह को जंतु ऊतक कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, इनका नाम है एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। दोस्तों इनको देख लेते हैं। जो एपिथीलियम ऊतक है सबसे पहले देखते हैं इसको। जो एपिथीलियम ऊतक होता है दोस्तों, ये जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियम ऊतक कहलाता है। जो जंतु होते हैं, जो जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एपिथीलियम ऊतक। ठीक है, इसके बाद है त्वचा, मुंह, आहार नली, रसवाहिनी नली तथा जो रसवाहिनी नली है, रक्तवाहिनी नली सॉरी, जो रक्तवाहिनी नली का स्तर जो है फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी जो है एपिथीलियम ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो ऑप्शन दिया होगा इसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सा जो अंग है ये उससे बना हुआ है एपिथीलियम ऊतक से, तो आप लोग बताएंगे त्वचा, मुंह, आहार नली या रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़े की कूपिका, वृक्कीय नली, ये सभी क्या है, ये सभी जो है एपिथीलियम ऊतक की बनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें जो कार्य हैं इनको देख लेते हैं कि ये शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ठीक है, जो एपिथीलियम ऊतक होते हैं ये शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और कोशिकाओं को ढकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो अगला है इसमें पॉइंट इसको देख लेते हैं कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का भी निर्माण करते हैं। कौन, एपिथीलियम ऊतक। यह बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट दोस्तों है एपिथीलियम ऊतक के गुण। कोशिकाओं के बीच कम स्थान होता है। ठीक है, तो ये उसका गुण है कि जो एपिथीलियम ऊतक है इनके गुण क्या हैं, तो ऐसी कोशिकाओं के बीच में जो है कम स्थान होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है शरीर में जो है प्रवेश करने वाला या शरीर से बाहर निकलने वाला पदार्थ
एपिथेलियम की किसी परत से होकर गुजरता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न एपिथेलियम ऊतकों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद दोस्तों अगला है एपिथेलियम ऊतक के प्रकार, ये देख लेते हैं। तो पहला है सरल सल्की एपिथेलियम। दोस्तों जो सरल सल्की एपिथेलियम होते हैं ये क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है। तो अत्यधिक पतली चपटी तथा कोमल अस्तर का निर्माण करने वाले एपिथेलियम ऊतक को सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अत्यधिक पतली होती हैं, चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करने वाले एपिथेलियम ऊतक को जो है सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। पहला पॉइंट आप लोग यहां से याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर इसका दिया हुआ है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है। तो यहां से इसको डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों इसके गुण क्या है इनको देख लेते हैं यहां से। तो ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। कौन? एपिथेलियम ऊतक। इसके बाद दोस्तों अगला है आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका रहता है। जो आहार नली होती है और मुंह का जो अस्तर होता है ये जो है सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं जो है सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है स्तरित सल्की एपिथेलियम। ठीक है। इसको देखते हैं कि त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं और ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से कैसे याद रखेंगे? आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि जो स्तरित सल्की एपिथेलियम होता है इनकी ये जो है कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित रहती हैं, इसलिए जो है इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है ये डायग्राम बना हुआ है इसका। ठीक है। स्तरित वाला अभी देखिए कई परतों में विभाजित है, पहले तो ये परत हो गई। ठीक है। इसके बाद ये है, तो इसी तरह जो है ये इसका डायग्राम है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या था कि स्तंभाकार या पक्षमाभ एपिथेलियम ये क्या होता है? जहां अवशोषण और स्राव होता है जैसे आंत के भीतरी स्तर में, वहां लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं और इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है इसके कार्य क्या हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियम एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक पक्षमाभी यानी सीलिया होते हैं जो कि एपिथेलियमी ऊतक की एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं और ये पक्षमाभी गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। ठीक है। तो आप लोग जो ये पॉइंट है इनको याद रखेंगे यहाँ से। इसके बाद दोस्तों अगला है घनाकार एपिथेलियम। ठीक है। तो ये एपिथेलियम ऊतक घनाकार होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं? तो घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती है जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाएं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का श्रावण कर सकती है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, इसमें कहा गया है ग्रंथिल एपिथेलियम। ठीक है। कभी कभी जो है एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक की जो है ग्रंथि का निर्माण करता है, यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? तो ऐसी कोशिकाएं जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं, ऐसी कोशिकाओं को संयोजी ऊतक कहलाती हैं। जो ऐसी जो कोशिकाएं हैं इनको जो है संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु और कांडरा संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे है
रक्त। दोस्तों रक्त क्या होता है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है और जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? तो रक्त के तरल भाग को ही प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का जो तरल भाग होता है इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा को लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों? तो प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी जो है इसमें पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों कोशिकाएं जो हैं कौन कौन सी है? तो आइए यहाँ से देख लेते हैं। पहली है लाल रक्त कोशिका। क्या है? पहली है लाल रक्त कोशिका आरबीसी, दूसरी है श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो कोशिकाएं होती हैं तो इसमें देख लेते हैं। दूसरा है अस्थि। क्या है? अस्थि। यह भी एक संयोजी ऊतक है। अस्थि का कार्य क्या होता है? तो यह जो है यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों को सहारा देती हैं और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अस्थि कोशिकाएं कठोर होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। किससे बनी होती है? कैल्शियम तथा फास्फोरस से। दोस्तों नेक्स्ट है इसमें उपास्थि। क्या है? उपास्थि है। यह क्या है? यह एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है और उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती हैं। इसमें पॉइंट दिया हुआ, यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती हैं। क्या करती हैं? जो उपास्थि होती हैं दोस्तों यह जो है अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती हैं। यह शरीर के कुछ विशेष अंगों को जैसे नाक, कान और वक्ष उपास्थि को आकार प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इसमें स्नायु। दोस्तों स्नायु होता है, यह क्या काम करता है? तो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं। इसे अस्थि बंधन तंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि बंधन तंतु भी इसको कहते हैं। गुण इसके क्या है? तो यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। क्या होता है? ये जो ऊतक होता है ये बहुत लचीला तथा मजबूत भी होता है। ठीक है। इसके बाद है कांडरा। दोस्तों जो कांडरा होता है ये क्या करता है? तो कांडरा भी एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। क्या काम करता है ये जो है अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। इसके गुण हैं कांडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। यह अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों है एरियोलर संयोजी ऊतक। क्या है? एरियोलर संयोजी ऊतक। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इसके दोस्तों कार्य होते हैं, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये भी पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला है यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है? अगला पॉइंट दोस्तों है वसामय ऊतक। दोस्तों वसामय ऊतक होता है ये क्या है? वसा का जो संग्रह करने वाला वसामय ऊतक जो है त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है और इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की कोशिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करती है। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे जो है वसामय ऊतक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पेशीय ऊतक। दोस्तों पेशी ऊतक होते हैं तो पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेशा भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर में गति करता है। क्या करता है दोस्तों? ये जो है हमारे शरीर में गति करता है, इन्हें जो है पेशी ऊतक कहते हैं। पेशी ऊतक के कार्य क्या हैं? तो इनको यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। जो पेशी ऊतक होते हैं ये जो है हमारे शरीर में गति कराती हैं और अगला पॉइंट है यह अस्थियों को बांध कर रखती हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने जो है ये चैप्टर को बहुत अच्छे से जो है इसको देख लिया है और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।